नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शाह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नजर आते हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबरों की तरफ। जन औषधि केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है। इसी क्रम में हर साल 7 मार्च को देश भर में जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज दोपहर 12:30 बजे जन औषधि लाभार्थियों के साथ ही जन औषधि केंद्र मालिकों से भी बातचीत की, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन भी दिया। आपको बता दें, सरकार देशवासियों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं कम दाम में जनता तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करती आई है। इसी सिलसिले में सरकारी प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजनाओं के तहत लोगों के बीच सस्ती और गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। देश भर में जन औषधि केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। जन औषधि दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि केंद्र के मालिकों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जन औषधि केंद्र के फायदे गिनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन के दौरान कहा कि मध्यम वर्ग की आमदनी का बड़ा हिस्सा सिर्फ दवाओं पर खर्च होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जन औषधि योजना शुरू की गई ताकि आम आदमी तक कम दाम में अच्छी और गुणवत्ता वाली दवाएं पहुंचाई जा सके। इस योजना के चलते आम आदमी को सस्ते दामों में अच्छी दवाइयां मिल सकेंगी, जो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश में 8,500 से अधिक जन औषधि केंद्र हैं, जहां इस वित्तीय वर्ष में 800 करोड़ से अधिक की दवाएं बिकी हैं। इसी साल जन औषधि केंद्र के जरिए गरीब और मध्यम वर्ग के करीब 5,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने कैंसर, टीबी, डायबिटीज जैसी बीमारियों के इलाज के लिए जरूरी 800 से अधिक दवाइयों की कीमत को भी नियंत्रित किया है। आइए हम कविता राव जी से मिलते हैं। कविता जी नमस्ते। नमस्कार। बहुत अच्छी लग रही है मेरे को आपसे बात करने में, बहुत ही खुश हो रही हूँ। कविता जी अपने विषय में पहले बताइए जरा। मैं एक साधारण हाउसवाइफ हूँ। घर में 5 लोग रहते हैं। पहले मैं पिछले 4 साल से दवाई खरीद रही हूँ। एक फ्रेंड के जरिए मुझे मालूम पड़ा ऐसे केंद्र हमारे मैसूर में उदयगिरी में ब्रांच है। मैं उधर जाकर कम दामों में और बढ़िया क्वालिटी में मेरे को मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। अच्छा, जन औषधि केंद्रों से कैसे लाभ हो रहा है आपको? मतलब जन औषधि केंद्र के मतलब पहले सबसे को हार्ट प्रॉब्लम था। मेरा एक खुद का बिजनेस चला रहे 1500 में 15,000 उसमें हम लोग डायबिटिक और डायबिटिक और हाइपरटेंशन और हार्ट की बीमारी की मैं आया हूँ, थायराइड बीमारी में। अच्छा, आप जन औषधि केंद्र में मेरे को 400-500 तक की आपको औषधि मोस्ट बेनिफिशियल आपकी नाम से। अच्छा, आप अपने क्षेत्र के बाकी लोगों को जन औषधि केंद्रों के बारे में जानकारी देती हैं, इसका प्रचार करती हैं आप? बहुत देती हूँ। मेरे नेबर्स, फ्रेंड्स सभी को मैं यही बात करती हूँ। हमारे मैसूर में जन औषधि की दूसरी नाम है मोदी मेडिकल्स। मोदी मेडिकल्स की बड़ा। देखिए कविता जी, आप कर्नाटका से हैं और कर्नाटका में तो आईटी, डिजिटल दुनिया एक बहुत बड़ी ताकत है। आप इनिशिएटिव लेकर के, नौजवानों की मदद लेकर के सोशल मीडिया पर जन औषधि का सबसे ज्यादा प्रचार कर सकते हैं क्या? कन्नड़ भाषा में, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में लोग अपने अनुभव शेयर करें
छोटे छोटे वीडियो लगाएं। अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग, मध्यम वर्ग के लोग सोशल मीडिया के द्वारा जन औषधि का प्रचार करेंगे तो ज्यादातर सोशल मीडिया पर हमारी जो यंग जनरेशन है, उसमें इंस्टाग्राम हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, तो उनमें अगर ये बात फैल जाएगी तो हमारे जन औषधि केंद्रों से हमारे मध्यम वर्ग के परिवार के बहुत पैसों की बचत होगी। और एक बार पैसा बचा मतलब जिंदगी में वो बहुत काम आता है। तो कविता जी, मैं हर किसी की चिंता करता हूँ, गरीब की भी करता हूँ, मध्यम वर्ग की भी करता हूँ, और आप जैसे लोग आके आकर के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप बीमारी से भी मुक्त रहें, बहुत लोगों की सेवा करें। उत्तर प्रदेश में आज अंतिम चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग हुई। चंदौली की चकिया विधानसभा, सोनभद्र की रॉबर्ट्सगंज और दुगदी विधानसभा नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण शाम 4 बजे तक ही वोटिंग होगी। बाकी 51 सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। दोपहर 1 बजे तक 54 सीटों पर 35.51% मतदान हुआ था। उत्तर प्रदेश में आज अंतिम चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग जारी है। चंदौली की चकिया विधानसभा, सोनभद्र की रॉबर्ट्सगंज और दुर्धी विधानसभा नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण शाम 4 बजे तक ही वोटिंग होगी। बाकी 51 सीट पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। दोपहर 1 बजे तक 54 सीटों पर 35.51% मतदान हुआ। इसी बीच चंदौली के नेशनल इंटर कॉलेज में मतदान के दौरान दोपहर 12 बजे मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया, जिसके चलते वहां भागदौड़ का माहौल बन गया। मधुमक्खियों के हमले से मतदान करने आए 12 लोग जख्मी हो गए। वहीं हमले से बचने के लिए मतदाताओं के साथ पीठासीन, मतदान अधिकारी और बीएलओ भाग निकले। इससे 4 बूथों पर मतदान 1 घंटे तक प्रभावित रहा। जहां एक तरफ प्रशासन सुरक्षा के हर संभव प्रयास कर रहा है, वहीं मधुमक्खियों का यह हमला सोचने पर मजबूर कर रहा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आज 7वें चरण का मतदान जारी है। इस दौरान समाजवादी पार्टी अपने ट्विटर हैंडल ईवीएम खराब होने की शिकायत भी कर रही है। समाजवादी पार्टी के अनुसार जौनपुर जिले की मछली शहर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 47 पर ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित रहा। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जौनपुर जिले की बदलापुर विधानसभा के बूथ नंबर 116 पर बुजुर्गों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। पीठासीन अधिकारी स्वयं वोट कर रहे हैं। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन तत्काल संज्ञान ले। मिर्जापुर जिले की 957 मचवा विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 419 पर ईवीएम खराब है। इसी के साथ सपा ने आरोप लगाया कि मऊ जिले की मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा 355 के बूथ संख्या 343, 344 पर मतदाताओं पर बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी के पक्ष में मतदान करने का दबाव बना रहे हैं। वहीं यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने वाराणसी के गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज मालदिया में वोट डाला। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण के मतदान आज समाप्त हुए। आज उत्तर प्रदेश में 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान हो गए। 7वें और अंतिम चरण का ये मतदान खास इसलिए भी है क्योंकि इस चरण में पीएम नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव की आमने सामने की टक्कर है। इस चरण में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मतदान हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ में भी वोटिंग हुई। राजा भैया से लेकर बाहुबली धनंजय सिंह तक की तकदीर इस चरण में लिखी जा चुकी है। मतदान को लेकर जनता में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आज सुबह से आजमगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में भी मतदान किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है।
साथ ही कोरोना को ध्यान में रखते हुए कोरोना हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। रविवार को अंतिम दिन के प्रचार में अमित शाह ने जौनपुर में जनसभा की। अंतिम चरण के मतदान को खास माना जा रहा है। इस चरण में सभी अहम राजनीतिक धुरंधरों की आज अग्नि परीक्षा हुई। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में मतदान हुआ, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में भी वोटिंग हुई। इतना ही नहीं, ये चरण राजनीति के बाहुबलियों के लिए भी खास था। एक तरफ जहां राजा भैया तो दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और धनंजय सिंह भी एक साथ चुनावी रण में उतरे हैं। सभी पार्टियों के धुरंधर नेता अपनी पूरी क्षमता से अधिक चुनाव प्रचार में लगे रहे। इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधने से लेकर चुनावी दावे फेंकने तक किसी भी चीज में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। खैर, चुनाव का परिणाम तो 10 मार्च तक सामने आएगा। तब तक अमित शाह का जौनपुर में बोला गया एक बयान सामने आया है, जहां अमित शाह मुख्तार अंसारी और माफियावाद पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की यात्रा शुरू की। मैं मल्हनी इसलिए आया हूं, मल्हनी में इसलिए आया हूं कि उमानाथ सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा ऋण है मित्रों, बहुत बड़ा ऋण। और अगर मल्हनी वाले केपी सिंह को जिता देते हैं तो ये ऋण का भुगतान सूद समेत कर देंगे है मित्रों, इस बार सूद समेत। और दूसरा, उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करने का हमारा जो वादा है उसमें थोड़ी सी कसर छूट गई है। छूट गई या नहीं छूट गई है? अरे जोर से बोलो, छूट गई या नहीं छूट गई है? ये 2-3 इक्का दुक्का मुझ पर ताव देकर घूमते हैं ना, एक बार मल्हनी में कमल खिला दो, वो भी मुख्तार के साथ दिखाई पड़ेंगे भाई। योगी आदित्यनाथ जी ने 2000 करोड़ रुपए की भूमि ये माफियाओं के, भूमाफियाओं के कब्जे से छुड़ाई, और जो भूमि माफिया, भूमाफियाओं के कब्जे से छुड़ाई, उस पर गरीबों के आवास बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने करा है मित्रों, नरेंद्र मोदी। दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत के अनुसार गरीब कल्याण के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन खबरों के साथ फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें केकेडी न्यूज।